Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 3 of unit 3 class 10 banking and insurance. ECS credit के बारे में हमने last वीडियो में पढ़ा था. Now we have to cover up this topic. What is ECS debit? तो functioning इसकी भी वैसी है, लेकिन फर्क क्या है? ECS credit में जो organization है वो उसको पेमेंट करनी होती है. ठीक है, कोई भी स्कूल है उसको पे करना है तो उसका अकाउंट में से वन गो में ही अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है और एम्प्लॉयज के अकाउंट में सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाती है. यहाँ पे इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कलेक्ट करनी है, जैसे यूपीपीसीएल ये वो बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स. तो जो यूपी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे यूपीपीसीएल. ठीक है, इसको ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो बैंक होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक. ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक एंड दिस बॉडी विच मेक यूज ऑफ द ईसीएस सर्विसेज. ठीक है, इस बॉडी को हम बोलते हैं ईसीएस डेबिट यूजर. ठीक है, और ये अपने स्पॉन्सर बैंक के थ्रू कैसे फंक्शन करती है? थ्रू दी इट हैज टू रजिस्टर विद द ईसीएस सेंटर. फिर ईसीएस सेंटर ये वही सेम है, आगे डेस्टिनेशन बैंक के साथ डील करता है उनके अकाउंट से. और डेस्टिनेशन बैंक किसका है? ये सारे कस्टमर्स का है जिनके अकाउंट से पैसा जो है वो डेबिट होगा, माइनस होगा मतलब. ठीक है, ये वो लोग हैं कस्टमर्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट से पैसा जो है वो माइनस होगा. और जो यूपीपीसीएल का जो बैंक है स्पॉन्सर बैंक, यूपीपीसीएल के बैंक में पैसा जो है क्रेडिट होगा. ठीक है, तो ये एक मैंने ब्रीफ आपको ऐसे चार्ट में समझाया. लेट्स स्टडी. तो इंस्टीट्यूशंस यानी कि यूपीपीसीएल जिसको पैसा कलेक्ट करना है वो क्या करते हैं? वो रजिस्टर करते हैं ईसीएस सेंटर के थ्रू. वो परमिशन लेते हैं सभी कस्टमर से कि उनके अकाउंट से जो फंड्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे. और इस परमिशन को मैंडेट बोलते हैं. इसमें कस्टमर्स का बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, वो सारा मेंशन होता है. कस्टमर ये वेरीफाई करता है और डेस्टिनेशन बैंक को कॉपी जो है परमिशन की दे दी जाती है. कस्टमर सारा चेक करता है कि सारी डिटेल्स चेक करता है अपने बैंक अकाउंट वगैरह और परमिशन की एक कॉपी डेस्टिनेशन बैंक को प्रोवाइड करता है. तो ये इंस्टीट्यूशन जिसको पैसा कलेक्ट करना है यानी यूपीपीसीएल, ये एक लिस्ट बनाता है पूरी कस्टमर्स की और उस लिस्ट को बोला जाता है इनपुट फाइल. इनपुट फाइल, ठीक है. तो इसमें कस्टमर कौन से कस्टमर से पैसा लेना है, उनका कस्टमर का बैंक का क्या नाम है, एमआईसीआर कोड, किस दिन कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, ये सारी चीजें इस लिस्ट में मेंशन होती है. इंस्टीट्यूशन ये लिस्ट किसको दे देता है? यूपीसीसीएल ये लिस्ट किसको देता है? स्पॉन्सर बैंक को देता है. स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ईसीएस सेंटर को ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, सो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ये लिस्ट ईसीएस सेंटर को दी जाती है. अब उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? ईसीएस सेंटर क्या करता है? देखिए ईसीएस सेंटर ये रहा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का. ये डेबिट इंस्ट्रक्शंस की किसको भेजता है आगे? डेस्टिनेशन बैंक को. ठीक है, ओके. तो डेबिट इंस्ट्रक्शंस भेज देता है डेस्टिनेशन बैंक को. डेस्टिनेशन बैंक अब कस्टमर के अकाउंट से फंड्स माइनस कर देता है, डेबिट कर देता है और स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाता है. तो स्पॉन्सर बैंक क्या करता है? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में पैसा डाल देता है, यूपीसीसीएल के डाल देता है. तो ये लिस्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. यूपीपीसीएल कस्टमर की लिस्ट बनाता है और ईसीएस सेंटर को प्रोवाइड करता है. ईसीएस सेंटर डेस्टिनेशन बैंक को इंस्ट्रक्शंस, डेबिट इंस्ट्रक्शंस देता है. डेस्टिनेशन बैंक कस्टमर के अकाउंट से फंड्स माइनस कर देते हैं और स्पॉन्सर बैंक के
अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, स्पॉन्सर बैंक वो पैसा फिर यूपीपीसीएल के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, राइट। अच्छा, अगर क्या होता है, अगर डेबिट फेल हो जाता है, अगर किसी के कस्टमर, कोई भी कस्टमर ए है, उसके अकाउंट से डेबिट नहीं हो पाया, फिर क्या होता है, उस केस में ट्रांजैक्शन को अनसक्सेसफुल माना जाता है। और ये जो फेल्ड डेबिट है, ये स्पॉन्सर ईसीएस सेंटर के थ्रू स्पॉन्सर बैंक को बताया जाता है। स्पॉन्सर बैंक फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है विद इन द पर्टिकुलर टाइम लिमिट, राइट। एडवांटेजेस क्या है ईसीएस डेबिट के, कस्टमर्स के लिए पढ़ते हैं पहले। ये है कस्टमर्स के लिए, तो ईसीएस डेबिट जो है ऑटोमेटिक कस्टमर के अकाउंट से फंड डेबिट कर देता है, तो कस्टमर को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स को बार बार ट्रैक नहीं रखना कि उनको ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट में अमाउंट जो है उनके अकाउंट से माइनस हो जाता है। और जो ईसीएस यूजर्स हैं, ठीक है, तो जो डेबिट होता है कस्टमर के अकाउंट से, ये ईसीएस यूजर मॉनिटर करते हैं और कस्टमर को भी अलर्ट कर देते हैं। अब इंस्टीट्यूशन, यानी कि जैसे इस केस में मैंने एग्जांपल लिया था यूपीसीसीएल, उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको उनकी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, चेक कलेक्शन कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट सेविंग होती है। फिर बेटर कैश मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि रिकवरी जो है, जो भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा माइनस होता है, वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेट पे यूपीसीसीएल को मिल जाता है, ठीक है। चांसेस ऑफ लॉस ये भी कम हो जाते हैं, और पेमेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर डेट में रिसीव हो जाती है। बैंक्स को क्या फायदा है, पेपर हैंडलिंग कॉस्ट से फ्री हो जाते हैं, प्रोसेसिंग इजी हो जाती है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन बैंक है वो उनको बहुत ईज होता है, बहुत इजी हैंडलिंग होती है कि किस तरह कस्टमर के अकाउंट से फंड डेबिट करने हैं, राइट। देन स्मूथ प्रोसेस है। और नाउ व्हाट इज मैंडेट, मैंडेट, ये देखिए, मैंडेट जो है वो एक तरह से चेक है जो कस्टमर देता है। तो मैंडेट में क्या होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से माइनस कर हो सकता है, किस पर्पस के लिए अमाउंट माइनस हो रहा है, बिजली के बिल के लिए, या ईएमआई का प्रीमियम, या कोई एलआईसी का प्रीमियम है। तो ये मैंडेट में सारा बताया, कस्टमर बताता है, और कितने टाइम तक ये मैंडेट एक्टिव रहेगा, मतलब कितने टाइम तक कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता जाएगा, ये सारी चीजें मैंडेट में मेंशन होती है, राइट। There is no fixed upper limit on the amount that can be collected in each ECS debit transaction. तो ECS डेबिट ट्रांजेक्शन में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई है कि इतना अमाउंट ही कलेक्ट हो सकता है, ऐसी कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके अकाउंट से फंड डेबिट होने हैं, माइनस होने एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उनके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। और कस्टमर कभी भी चाहे तो वो ये स्टॉप, मैंडेट को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। और पर उनको इंस्टीट्यूशन को पहले से बताना है। और दूसरा, इंस्टीट्यूशन को जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूपीसीएल को मिल जाती है कि कस्टमर अब ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता है कि उसके अकाउंट से डेबिट होता रहे, तो कस्टमर को इनपुट लिस्ट में, फाइल में से कस्टमर का नाम फिर हटा देना चाहिए। सेकेंडली, आरबीआई ने 1 जुलाई 2011 में ये मेंशन कर दिया कि जो ओरिजिनेटिंग बैंक है उनको 25 पैसा पर ट्रांजैक्शन को क्लियरिंग हाउस को, और 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन डेस्टिनेशन बैंक को देना है। कस्टमर्स से कुछ नहीं चार्ज किया जाता। सो दिस इज अबाउट ECS debit charges. Now what is RTGS? This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.